हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। आज एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ मैं 11th-12th क्लास के इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी तक यूट्यूब पे जो है 6 वीडियो अपलोड्स किए हैं और जिसमें से 2 मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डाले हैं, माइक्रो और मैक्रो के जो आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। 2 मैंने डाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के, 2 है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के। दोस्तों, ये तीसरा वीडियो होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। तो दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं ये चैनल स्टार्ट किया हूँ ताकि वो भी इकोनॉमिक्स को पढ़ सके और एनालाइज कर सके। और जो भी डाउट है, डिफ़िकल्टी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आपको पता है कि जैसे मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और यूजीसी नेट और बीकॉम ऑनर्स इको के भी कोचिंग प्रोवाइड करवाता हूँ। तो किसी को भी अगर ज़रूरत हो इन कोचिंगों की या इनके नोट्स की तो मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए। नहीं तो अगर बीच में से आप स्टार्ट करेंगे देखना तो दोस्तों आपको बीच में से कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में जो पार्ट 2 एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, सप्लाई के बारे में भी हमने कुछ कंपोनेंट पढ़े थे। सप्लाई क्या होते हैं, सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई एक तरह से इकोनॉमिक में इनकम जनरेशन का काम करती है क्योंकि इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इनके जो भी थे कंपोनेंट मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए थे। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल के आई बटन से आप देख सकते हैं या मेरे प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं और आप नोट्स भी आपको वहाँ पे उस सब्जेक्ट के प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको 11th-12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स के नोट चाहिए, किसी भी चैप्टर के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको मैं वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो, जैसे कि आपका पेपर आप बहुत करीब है, आपके पास अगर अभी भी नोट्स नहीं है तो मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है एग्रीगेट सप्लाई के रिलेटेड ही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो छोड़ा था। यहाँ से उसके आगे से हम स्टार्ट करें, जो पार्ट 2 था हमारा इससे पहले। तो ये पार्ट 3 का है वीडियो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो केंजियन का जो व्यू है एग्रीगेट सप्लाई के, तो केंजियन क्या कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे। तो केंजियन के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने एक ग्रेट डिप्रेशन में 1932 में एक बहुत बढ़िया पॉलिसी दी थी मैक्रो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो ऐसा इनके बारे में मैंने पिछले बार भी आपको बताया था। तो दोस्तों, पढ़ते हैं इनके व्यू से एग्रीगेट सप्लाई। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सोल डिटर्मिनेट ऑफ लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एस मतलब एग्रीगेट सप्लाई इन द केंजियन मॉडल। तो केंजियन क्या कहते हैं कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ द सोल। तो एम्प्लॉयमेंट एक क्या है, एक तो क्या है दोस्तों, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एक मेन सोर्स है हमारे इकोनॉमिक में। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितना हमारे इकोनॉमिक में इम्प्रूवमेंट और इनकम ऐड हो रहा है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई से ही पता चलता है। क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली वो क्या करता है कि हमारे इकोनॉमिक में जितने आउटपुट जो भी सप्लाई हो रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, उसी के इकोनॉमिक में वैल्यू जनरेट हो रहा है। वैल्यू मतलब इनकम जनरेट हो रहा है इकोनॉमिक में। तो इनकम जैसी है हमारी कंट्री में वैल्यू जनरेट होगा, उतना ही हमें
एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ही हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही हमारा क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी बूस्ट होगा। तो एक मेन सोल, एक स्रोत है एम्प्लॉयमेंट, जो हमें दिखाता है कि हमारे कंट्री में एग्रीगेट, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो हमारी कंट्री में डेफिनेटली एक एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेंगे ही। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे है, चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं हमें, तो नेक्स्ट पॉइंट केंजियन एज्यूम करते हैं कि एज अ परफेक्ट इलास्टिक है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक परफेक्ट इलास्टिक है, मतलब किसी एक सेक्टर में चेंज होने से दूसरे सेक्टर में उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब सपोज़ कि प्राइस के रिड्यूस होने से हमारे डिमांड बढ़ रहे और प्राइस के बढ़ने से हमारे डिमांड घट जा रहे हैं। तो क्या है, एक चीज़ें परफेक्ट इलास्टिक है जिनका एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन होगा। एक चीज़ें बढ़ेंगी तो दूसरी चीज़ें सडनली कम हो जाएंगी उनसे ज़्यादा, तो वो क्या है, एक इलास्टिक हो रहा है, एक परफेक्ट इलास्टिक हो रहा है। जैसे हमारे, तो जैसे इसमें जो हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो परफेक्ट इलास्टिक का यही मतलब है कि दोस्तों, जैसे हमारी इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेंगी। जितनी गुड्स और सर्विस की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, जिससे इकोनॉमी में क्या, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा। तो इस लाइन में यही है दोस्तों कि प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक ऑलवेज अडॉप्ट इटसेल्फ टू लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो बेसिकली सी बात क्या है कि प्रोडक्शन किन पे डिपेंड कर रहा है, हमारे डिमांड पे, हमारे इकोनॉमिक में डिमांड कितना है उन गुड्स और सर्विस का। तो दोस्तों जैसा है कि द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज़ हाई, प्रोडक्शन टेंड्स टू बी हाई। तो डिमांड हमारे पास ज़्यादा होंगे, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होंगे तो हम उतना ही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। अगर डिमांड हमारे पास कम होंगे तो उतने ही हम गुड्स और सर्विसें कम प्रोड्यूस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट लाइन है इसमें, जो केंजियन कहते हैं एज्यूम दैट, इसमें एज्यूम हमें क्या करना है, एज्यूम दैट इन द इकोनॉमिक रिसोर्स आर ऑफन नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। तो रिसोर्स क्या होंगे दोस्तों, इसमें हमारे फुल्ली एम्प्लॉय नहीं होंगे। तो इसमें जो मैन पावर है दोस्तों, वो एक रिसोर्स का काम कर रही है, जो क्या है, एक तरीके से फुल्ली एम्प्लॉय नहीं है, मतलब कंट्री में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सो लॉन्ग एज रिसोर्स आर अवेलेबल दिस कैन ऑलवेज बी एम्प्लॉयड टू कोप विद द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमिक। तो इन रिसोर्सों को कैसे फुल किया जाता है, फुल किया जा सकता है कि अगर हमारे कंट्री में डिमांड को अगर, मतलब डिमांड अगर हम बढ़ाए तो इन रिसोर्सेस को हमें फुल करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। जैसे हमारे क्या होंगे, रिसोर्स जो होंगे, जो बचे हुए रिसोर्स, जो अनएम्प्लॉयड पीपल है वो क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, जिससे हमारी रिसोर्स एक टाइम पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएगी। जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, वहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई क्या कांस्टेंट एक वर्टिकल हो जाएगा, किसके, वाई एक्सिस के। तो दोस्तों बढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से, वाई एक्सिस पे हम एक्सपेंडिचर को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम जो इनकम को मेज़र कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है क्या है, 45 डिग्री लाइन से एक सीधा पास हो रहा है 45 डिग्री लाइन पे। तो 45 डिग्री लाइन क्यों, क्योंकि हमने यहाँ, हमें पता है कि एक्सपेंडिचर हम इन केस में करते हैं जहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होता है, और इनकम क्या होता है दोस्तों कि एक वैल्यू ऐड हो रहा है हमारे इकोनॉमिक में। अगर इनकम जितना एक्स्ट्रा जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगा उससे क्या होगा, वैल्यू जनरेट होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई उसी चीज़ को यहाँ शो कर रहा है एज 45 डिग्री लाइन, कि दोनों में एक्सपेंडिचर और इनकम जो है हमारे हर पॉइंट पे एक इनकम इक्वल होंगे, जिसकी वजह से ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या 45 डिग्री लाइन ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब एग्रीगेट डिमांड, और इनकम जो एग्रीगेट सप्लाई है, वो हमारे इक्वल होंगे इस लाइन पे। जैसा कि दोस्तों एग्रीगेट डिमांड के केस में था, वो एक इनकम एक
45 डिग्री लाइन से ओरिजिन से ड्रॉ करके 45 डिग्री लाइन पे ड्रॉ किया गया था। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम का ईच पॉइंट एज ए एस सो द सम वर्टिकल डिस्टेंस सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस शोइंग द लेवल ऑफ इनकम। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की ओर। तो दोस्तों ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इसमें समटाइम्स एस इज सो टू बी एस, तो एस ऐसा एक 45 डिग्री लाइन पे जाके फिर ये वर्टिकल हो जाता है वाई एक्सिस के। तो इस केस में क्या है दोस्तों कि हमारी जो जब तक हम कंट्री में जैसे कि डिमांड बढ़ा रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रहे, तो एक समय ऐसा आएगा, पॉइंट आएगा कि पॉइंट जहाँ पे हमारे क्या रिसोर्स फुल एम्प्लॉयड हो जाएंगे, रिसोर्स फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाएंगे, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय होने के लिए कुछ बचेगा नहीं। कंट्री में क्या खाली डिमांड जनरेट होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब डिमांड जनरेट होगा, और क्या होंगे हमारे इनकम जो वैल्यू एडिड होंगे हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे जब हमारी इकोनॉमिक में एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगा, जहाँ पे सभी पीपल फुल एम्प्लॉय है, रोजगार है। ठीक है दोस्तों, तो जिसको ये थ्योरी बिलोंग करता है, जो केंजियन की थ्योरी हमने पढ़ी थी कि रिसोर्सेस हमारे तब तक हमारे पास अनएम्प्लॉय है तब तक ये हमारे कर्व 45 डिग्री लाइन शो करता रहेगा। जैसे ही हमारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो ये कर्व क्या एक पॉइंट पे के पॉइंट पे, जो पिछले डायग्राम में मैंने दिखाया था उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, के एक वर्टिकल हो जाएगा कि इसके वाई एक्सिस के, वहाँ पे वो क्या शो कर रहा है कि हमारे कंट्री में रिसोर्स क्या हो गए, फुल्ली एम्प्लॉयड हो गए। और एक के पॉइंट के बाद जो भी है हमारे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेंगे और एग्रीगेट सप्लाई हमारे कांस्टेंट रहेंगे। इस यहाँ लेवल पे एक हमारी जो वैल्यू एडिशन है जो इकोनॉमिक में वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस ऑलवेज फुल एम्प्लॉय है, फुल्ली एम्प्लॉयड है, मतलब एक पॉइंट पे आके ये मतलब रुक गए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा सिनेरियो बस इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, एक पढ़ने को रियल लाइफ में आपको ऐसा कुछ भी देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमेशा नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं, नए लोग आते एंटर करते हैं इकोनॉमिक में, जिसकी वजह से क्या डिमांड उसी तेज़ी से बढ़ता है और सप्लाई भी उसी तेज़ी से, रिसोर्स कभी भी फुल नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बस एक एजम्पशन लेके हमें चलना है डायग्राम का, यही मतलब, और कुछ इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है इस डायग्राम में। तो दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट, ये है हमारे पास ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, जो पिछला मैंने डायग्राम समझाया उसका एक्सप्लेनेशन है। बढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। तो एग्रीगेट सप्लाई दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई कंट्री में एक वैल्यू ऐड कर रहा है, वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल रख दिया हमने, इनकम के, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई होगी तो वो एडिशनल इनकम जनरेट हो रहा है इकोनॉमिक्स में, और उतने ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है जो इकोनॉमिक में एक आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं। तो केंजियन स्प्लिट एज इनटू टू ऑब्वियस कंपोनेंट, सी कंजम्पशन और एस सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम है ड्यू टू वैल्यू एडिशन। तो इनकम किसके इक्वल होता है, इनकम इक्वल टू सी प्लस एस के। तो सी मतलब दोस्तों कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग, जो भी हमारी इनकम होगी या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया है कि कंजम्पशन डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम, जैसे इनकम बढ़ेगी तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो क्या कंजम्पशन भी घट जाएगी। तो इनकम बढ़ेंगे या कंजम्पशन बढ़े एज वेल एज सेविंग भी हमारे बढ़ेंगे। तो सेविंग, इनकम घटेगा तो सेविंग भी घट जाएंगे और कंजम्पशन भी घटेगा। तो एक सिनेरियो चलता है इनकम पे, जो डिपेंड करता है किस पे, हमारी इनकम पे, हमारी इनकम किस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये एग्रीगेट सप्लाई का इक्वेशन सी प्लस एस। तो दोस्तों नेक्स्ट है इसमें हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो ना इंडिविजुअल के कंजम्पशन फंक्शन से रिलेट नहीं करता है। जहाँ हम क्या होल इकोनॉमिक और एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंजम्पशन फंक्शन जो होगा हमारे एग्रीगेट कंजम्पशन पे बेस होगा। तो देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या चीज़ पे डिपेंड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द पीपल
ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वांट डायरेक्टली। तो जो भी अमाउंट कंज्यूमर जो परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं एक एग्रीगेट लेवल पे, जो एग्रीगेट जो कंज्यूमर है हमारे, जो एग्रीगेट लेवल पे जो भी सेलिंग हो रही है, कोई भी चीज़ सर्विस हम बाय कर रहे हैं, कोई भी गुड्स बाय कर रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्टली क्या कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई, मतलब उनके नीड को सेटिस्फाई करते हैं। गुड्स हम इसीलिए ख़रीदते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ हम इसलिए ख़रीदे क्योंकि जो हमारी क्या वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो उसे हम क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। कंजम्पशन का मतलब दोस्तों यही होता है कि कंज्यूम करना। कोई चीज़ हम जब तक खर्चेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, तब तक हम क्या कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। कंजम्पशन हम कोई चीज़ों का कर रहे हैं तो हम क्या एक अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम हमारी ये ज़रूरत है और हमें ये चीज़ कंज्यूम करना है। सपोज़ जैसे भूख लगती है हमें, तो हमें क्या उस समय रोटी चाहिए होता है, चाहे खाना चाहिए होता है, जिससे हमारी क्या वांट्स पूरी हो जाए, हमारी सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो जाए। तो क्या है दोस्तों, एक कंजम्पशन है। और नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे टोटल इनकम इन एन इकोनॉमिक इज रुपीज़ है। सपोज़ कि एक इकोनॉमिक में 5,000 करोड़ रुपए है। इकोनॉमिक में इनकम जो है इकोनॉमिक में, एक हमारे पूरे इकोनॉमिक की, इसमें आउट ऑफ विच 4,000 करोड़ आर स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ कंजम्पशन गुड एंड सर्विस, जिसमें से हम जो एग्रीगेट लेवल पे कितना खर्च हो जा रहा है, 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं। क्या करने के लिए? परचेज करने के लिए कंजम्पशन गुड एंड सर्विस को एक एग्रीगेट लेवल पे। तो दोस्तों ये क्या हुआ, हमारी 5,000 करोड़ इनकम थी, जिसमें से 4,000 करोड़ हमने खर्च कर दिए। तो क्या एक एग्रीगेट लेवल पे हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो ये हमारे बेसिकली कंजम्पशन जो हमारे डिपेंड क्या चीज़ पे करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेनली डिपेंड्स ऑन इनकम। जैसे कि हमारी इनकम होगी तभी हम कोई गुड्स परचेज कर सकते हैं। हमारी परचेसिंग पावर हमारे इनकम पे डिपेंड करती है। जितना हमारी इनकम अच्छी होगी, हम उतने ही अच्छे गुड्स इन्फीरियर को छोड़ के नॉर्मल या लग्जरी गुड प्रीफर करेंगे। तो डिपेंड करता है क्या हमारे इनकम पे। तो आफ्टर जो भी है हमारे पास कंजम्पशन डिपेंड करेगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे डायरेक्टली लिंक करता है क्या इनकम पे, और डिपेंडेंट है इनकम पे। इनकम नहीं होगी तो हमारे कंजम्पशन भी उसी प्रकार से होते हैं, हम नेगेटिव सेविंग करते हैं। तो इस तरीके से अगर इनकम होगी तो हम क्या इनकम से अपने कंज्यूम भी करेंगे और इनकम को सेव भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारी इनकम, सपोज इन फ्यूचर हमारी इनकम बढ़ती है, तो हम कंजम्पशन को ये नहीं कि इनकम के बराबर ही बढ़ाते हैं। हम हमेशा कंजम्पशन का, बढ़ी हुई इनकम का कुछ ही पार्ट जो है अपने इनकम कंजम्पशन में कंज्यूम करते हैं, ना कि पूरा पार्ट। क्योंकि एक लेवल पे जाके हमारी कंजम्पशन का सेटिस्फाई हो जाती है, वांट सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम क्या मैक्सिमम सेव करते हैं उस कंडीशन पे पहुंच के। तो दोस्तों जैसे भी जितने भी रिच क्लास है उनकी क्या एमपीसी जो होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो क्या हमारी जो एमपीसी है वो घटती रहती है, और हमारे जो सेविंग, जो हमारे सेविंग फैक्ट से जो हम सेव कर रहे हैं वो हमारे सेविंग हमारी इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट सेविंग इंक्रीज़ होती रहती है, और जो हमारी कंजम्पशन है इनकम के साथ घट जाती है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन घटती रहती है। तो दोस्तों इसी में नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है, जो केंजियन ने दिए थे। केंजियन ने ये थ्योरी दिया था कंजम्पशन को डिफाइन करने के लिए। तो दोस्तों इसमें यही है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारे कंजम्पशन भी बढ़ेंगे, लेकिन जो प्रपोर्शन होगा कंजम्पशन का, हमेशा इनकम का कुछ रेशो होगा। वो आगे हम न्यूमेरिकल व्यू में भी करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये दोस्तों ये लाइन पढ़ लेना, बस इसमें बेसिकली जो मैंने बताया है पॉइंट वही पॉइंट है। तो बढ़ते नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो बढ़ते कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशन है उसको एक डायग्रामेटिकल व्यू से हम
समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं ऊपर क्या लिखा है दोस्तों, फिगर नंबर 4 है ये। तो रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम इन केन्जियन फ्रेमवर्क विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम बेसिकली केन्जियन ने दिया था हमें कंजम्पशन हाइपोथेसिस को समझाने के लिए। तो देखते हैं इसमें दोस्तों, ये जो पहला लाइन है वाई, जो ओरिजिन से स्टार्ट होके वाई जो इसका नाम हमने वाई कर्व दिया है, ये इनकम कर्व है। बेसिकली ये एक इनकम कर्व है नेशनल का, जो हम 0 से स्टार्ट होके एक 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ कांस्टेंट रहता हमेशा दोस्तों। तो ये कांस्टेंट इनकम कर्व है जो 45 डिग्री से ड्रॉ किया गया है। और दोस्तों ये है हमारे पास ऊपर ये कंजम्पशन कर्व है, एक नॉट अ इंडिविजुअल कंजम्पशन कर्व, ये हमारे इकोनॉमी का कंजम्पशन कर्व है। तो देखते कंजम्पशन कर्व हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कंजम्पशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी इनकम क्या 0 थी। तो एस मतलब दोस्तों यहाँ पे सेविंग के डोनेट कर रहे हैं, एस मतलब सेविंग है यहाँ पे। तो दोस्तों जब हमारा इनकम 0 था तो हमारी कंजम्पशन क्या इस पॉइंट पे थी, सी पॉइंट पे। क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने बताया कि जब ऐसा तो नहीं कि हमारी इनकम अगर 0 हो जाए तो हम कंजम्पशन करना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं। तो वो उस समय में, इस समय के लिए हमारे पास क्या सेविंग 0 रहता है, हमारे पास सेविंग नेगेटिव या 0, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या डिपेंडेंट रहता है किसी पे। ओके, तो जैसे जैसे अब देखते हैं हमारे इनकम कर्व आगे की ओर बढ़, जैसे जैसे हम बड़े हुए इनकम कर्व, हम कुछ अर्निंग करने लगे तो इनकम कर्व भी हमारी बढ़ती चलेगी, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या सेविंग इनकम जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से ये आपके कंजम्पशन कर्व नहीं बढ़ रहे। तो एक पॉइंट ये ऐसा आएगा जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो जाएगा, जहाँ पे आपके जितना आप कमा रहे हो उतना क्या खर्च कर दे रहे हो। यहाँ पे आपकी ना सेविंग है ना डिस सेविंग है, ना आपका माइनस है ना आपका प्लस है। इस पॉइंट पे आपका सेविंग 0 है, जितना आप कमा रहे हो उतना आप खर्च कर रहे हो। जैसे जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आगे की लाइन की तरफ बढ़ेंगे, तुम्हारी इनकम क्या बढ़ती जा रही है और कंजम्पशन क्या एक पर्टिकुलर वे में बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। इसको हम MPC भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम पढ़ेंगे अभी आगे के स्लैब में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इनकम कर्व है ये ऊपर चला गया है, और जो हमारी कंजम्पशन कर्व क्या है नीचे। तो ये डिफरेंट क्या शो कर रहा है दोस्तों कि हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है और क्या कंजम्पशन कम हो रही है। तो जो भी इन दोनों के डिफरेंस का जो पार्ट होगा क्या करेंगे हम सेव करेंगे। जो भी हमारे इनकम और कंजम्पशन कर्व के जो डिफरेंट का पार्ट होगा क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रही है डिस सेविंग हो रही है और यहाँ पे क्या सेविंग हो रही है। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम कर्व को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन कर्व को लिया है, हॉरिजॉन्टल 0। तो दोस्तों ये है पूरे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। आपको कुछ इसमें ना समझ आया हो डायग्राम में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऊपर दिए हुए डायग्राम का मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है दोस्तों। आपको डायग्राम ना समझ आए तो यहाँ थोड़ी पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे वीडियो को रिपीट बैक करके दोबारा इसको देख सकते हैं। अगर कुछ भी ना समझ आए दोस्तों तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आज मैंने पढ़ा है इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट PDF का फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे स्टूडेंट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए जो इकोनॉमिक्स में दिलचस्पी रखते हैं और इकोनॉमिक्स को आगे पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि मैं UGC नेट BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA BCom ऑनर्स और पास के इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ाता हूं। तो आपको किसी को भी तो दोस्तों ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए गए, व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर है, आप उन पे फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके वैसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों 11-12 के इकोनॉमिक्स कोई भी दिक्कत आए आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं उनका जवाब आपको डायरेक्ट दूंगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड लक, थैंक यू।